चलिए हम जो है सेकंड पार्ट देखते हैं, जो संवैधानिक इतिहास हम लोग देख रहे थे और आज उसको हम लोग समाप्ति तक लेकर जाएंगे 1935 के अधिनियम तक। तो हमने 1858 से पहले के सारे अधिनियम पहले भाग में देख लिए हैं और संवैधानिक इतिहास के इस कड़ी में अगला आपका अधिनियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, यानी भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1858। ये अधिनियम आया कब? जब 1857 का विद्रोह हो गया, जनता परेशान हुई और उसने विद्रोह किया। उसके बाद ये अधिनियम लाया गया जनता के विद्रोह को दबाने के लिए या जनता के मन में जो विद्रोह की भावना है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए। और जनता परेशान थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो इसीलिए लालच देने के लिए ये अधिनियम लाया गया और इसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन का अंत कर दिया गया ताकि जनता को लगे कि अब ऐसा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और उसकी सारी शक्तियों को स्थानांतरित या ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रिटिश ताज की ओर, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है ना, एक काम किया गया। दूसरा किया गया कि राज्य सचिव का एक पद बनाया गया, जो कि ब्रिटेन में या इंग्लैंड में ही है। राज्य सचिव का एक पद बनाया गया और जो नियंत्रक मंडल होता था, जो राजनीतिक मामले देखता था, जो कंट्रोल बोर्ड होता था, उसके सारे अधिकार राज्य सचिव को दे दिए गए। ये दूसरा काम किया गया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसको एक नया पद भी दे दिया गया, वायसराय, ताकि जब वो देसी रियासतों से मिलने जाए तो क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में जाए और वो कहलाता था उस समय वायसराय। और पहला वायसराय बना कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के नाम से जानते हैं। कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय बना। ये था आपका 1858 का अधिनियम। अगला देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861। परिषद लगा होने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं विधान परिषद से जुड़ा होगा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उससे जुड़ा हुआ ये अधिनियम होगा। यानी जो विधान परिषद है उसमें कोई ना कोई चेंजेस किए जा रहे होंगे। तो इसमें क्या किया गया कि जो विधान परिषद होती है या उस समय जो विधान परिषद थी उसमें अब पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। पहली बार 1861 के अधिनियम के आधार पर भारतीयों को शामिल किया गया, लेकिन गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में, नॉन ऑफिशियल मेंबर, यानी वो वोटिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, केवल बैठ सकते थे, सुन सकते थे। तो गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में विधान परिषद में भारतीयों की एंट्री यहाँ पर दिखाई देगी। अगला है वायसराय को आपातकालीन अवस्था में अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो वायसराय अध्यादेश या ऑर्डिनेंस लागू कर सकता है और इसकी शक्तियां या इसकी ताकत उतनी होगी जैसी ताकत विधान परिषद के द्वारा लागू किए गए कानून की होती है। और ये अध्यादेश 6 माह तक लागू रह सकता है। 6 माह इसकी अवधि रखी गई और वायसराय को ही अधिकार दिया गया कि नए प्रांत बना सकता है वो, और कोई प्रांत है तो उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। न्यू प्रोविंसेस और उनकी बॉर्डर या बाउंड्री में चेंजेस का अधिकार किसके पास है? वायसराय। और ये दिया किससे गया? 1861 के अधिनियम से। और इसको कंपेयर करना है उसको आज के भारत के संविधान से। ठीक है, फिर अगला है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। परिषद लग गया यानी विधान परिषद से जुड़ा हुआ। तो इस भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें क्या किया गया कि जो विधान परिषद के चुनाव होते थे, अभी तक नॉमिनेशन होता था, अब उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को लागू किया गया। इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम को लाया गया और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। यह है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। और 1892 के बाद अगला अधिनियम आएगा 1909, 1909। ठीक है, और इसको दूसरे नाम से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो राज्य सचिव थे उनका नाम था मार्ले और मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो इसीलिए उनके नाम पर इस भारत परिषद अधिनियम
1909 का नाम मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें परिषद लगा हुआ है, तो विधान परिषद में जो चुनाव है अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को यहाँ पर प्रावधान किया गया है। डायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम लाया गया है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। दूसरा, जो केंद्रीय विधानसभा थी, जैसे आज संसद है और विधान परिषदें हैं, तो केंद्रीय विधानसभा यानी आज की संसद जो दिल्ली में थी, दिल्ली में जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया। धीरे धीरे संख्या बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन इस बार इसमें डिवाइड एंड रूल के लिए ये किया गया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को यहाँ पर लाया गया, यानी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम यहाँ पर लाया गया, जिसमें मुसलमान ही खड़े हो सकते थे। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सीट पर कौन खड़ा होगा? चुनाव के लिए मुसलमान। ये था पृथक निर्वाचन पद्धति और पहली बार मुसलमानों के लिए 1909 के अधिनियम में लाई गई। ठीक है, ये डिवाइड एंड रूल के लिए थी, बांटो और राज करो की नीति के लिए। फिर आपका आता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू साहब राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया? प्रांत, जितने भी प्रांत थे, 11-12 प्रांत उस समय तक बन चुके थे जैसे आज राज्य हैं, उन सभी में डायरकी यानी द्वैध शासन को लाया गया। द्वैध शासन के अंतर्गत क्या होता है कि जिन विषयों पर शासन किया जाना है, कानून बनना है, उनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। आरक्षित विषय वो थे जिस पर कानून सिर्फ वायसराय बनाएगा, यानी वो विधान परिषद में नहीं जाएंगे। ये थे आपके आरक्षित विषय। और वैसे विषय जिन पर कानून विधान परिषद बनाएगी उनको हस्तांतरित विषय के रूप में यहाँ पर देखा गया। ये पहली बार यहाँ पर किया गया। और 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग का प्रावधान पहली बार रखा गया। एक पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में बनाई जाए, क्योंकि अभी तक जो भी एग्ज़ाम हो रहे थे वो कहाँ हो रहे हैं? इंग्लैंड में। तो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब की बार जो पृथक निर्वाचन प्रणाली जो कि 1909 के अधिनियम में इन्होंने मुसलमानों के लिए लागू करी थी, उसका विस्तार कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट का इन्होंने एक्सपेंशन किया। उसमें एंग्लो इंडियंस को लेकर आ गए, सिख और ईसाई, इन तीनों के लिए ही पृथक निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये था आपका 1919 का अधिनियम। और सबसे महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें पहली बार एक संघीय सरकार या फेडरल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार की बात करी गई, और वो केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार बनेगी प्रांतों को और देसी रियासतों को मिलाकर। प्रांतों को और देसी रियासतों को मिलाकर पहली बार एक संघीय सरकार की स्थापना का प्रावधान यहाँ पर किया गया। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और वो अब केंद्र में लागू किया गया, जिसमें आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय कर दिए गए यहाँ पर। उसके अलावा एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट जो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनने वाला है, एक फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट इसमें था, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका प्रावधान इसमें किया गया था। तो ये एक संवैधानिक इतिहास आपका जो रहा है वो हम देखते हैं, और अगले टॉपिक में अब हम सीधे भारत के संविधान के प्रावधानों को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, ये भाग 2 में ये पूरा का पूरा संवैधानिक इतिहास हमने आपका कंप्लीट करवा दिया। ठीक है।